Hello everyone, welcome back to our channel Exam Nova 360. My name is Radhya and today we will study a beautiful topic called respiration. तो मेरे पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग एक टॉपिक लिखा हुआ है मैंने और कुछ डायग्राम्स लगाए हुए हैं. इट मीन्स कि ब्रीदिंग में रेस्पिरेशन में क्या इंटरलिंक है, क्या जॉइंट्स हैं, क्यों इनको एक साथ पढ़ा जाता है, क्यों ब्रीदिंग अलग नहीं पढ़ सकते, रेस्पिरेशन अलग नहीं पढ़ सकते. वो सबका मीनिंग एक ही है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. दोनों की प्रोसेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, यानी कि दोनों की प्रोसेस एक दूसरे के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रीदिंग पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है, डेफिनेशन उसके पढ़ लिए हैं कि ब्रीदिंग एक्चुअली में होती क्या है, और उसके बाद हमें रेस्पिरेशन पढ़ना है. ब्रीदिंग के कुछ मैकेनिज्म हैं वो भी हमने बहुत जल्दी एनसीईआरटी के लेवल तक कवर कर लिए हैं. अब इसके बाद जो लाइफ प्रोसेस में आता है टॉपिक जो इसके साथ इंटरलिंक्ड है वो है रेस्पिरेशन. तो आज की क्लास में हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन भी एक तरीके का कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता कि रेस्पिरेशन हो रहा है. ठीक है, आइए रेस्पिरेशन देखते हैं. तो पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ब्रीदिंग के बारे में लिखा हुआ है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. अगर आपको फिर से ब्रीदिंग के बारे में समझना है तो प्लीज पीछे की वीडियोस देख लीजिए, पार्ट 1 ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन बेसिक लैंग्वेज, एनसीईआरटी बेस्ड लैंग्वेज में अगर रेस्पिरेशन को समझाना हो तो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस हैपनिंग इनसाइड द सेल. इट इज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. हम कभी कभी सेल्यूलर रेस्पिरेशन का वर्ड भी यूज करते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन दो अलग चीज है. ये दोनों ही एक ही चीज है क्योंकि रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ होता है, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है. सेल के अंदर यानी कि सेल जो होती है हमारी उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. उन सेल ऑर्गेनल्स के अंदर ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो उसी को कभी कभी सेलुलर रेस्पिरेशन से भी डिनोट किया जाता है. पीछे आप डेफिनेशंस देख सकते हैं. क्या होती है सेलुलर रेस्पिरेशन? इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस. इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस. इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म. ऑल ऑर्गेनिज्म का मतलब दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं. आप अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हो आपको इतनी नॉलेज मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपको होगी ही जरूर कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने हो, उनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, कोई टिश्यू सिस्टम नहीं होता, तो वो सारी फंक्शंस जो बॉडी में हमारे होती है, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, वो एक सेल खुद ही कर रहा होता है. दैट मीन्स कि एक सिंगल सेल कैसे परफॉर्म करता है बहुत सारे काम. ठीक है, वो होते हैं सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, पढ़ा ही होगा सबने, 9th क्लास में भी आप पढ़कर आए हो इसके बारे में. उसके बाद अब हमारे पास आता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं. प्लांट्स, ओके, प्लांट्स आर ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. तो इनका मतलब क्या है, ये मल्टी सेल्यूलर है, इसका मतलब इनके बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज से, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से क्या बना, ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से क्या बने, ऑर्गन सिस्टम, और उससे क्या बना, ऑर्गेनिज्म. समझ में आ रहा है? तो जब बहुत सारे सेल्स काम साथ में करते हैं यानी कि वो एक ऑर्गन बना देते हैं. ठीक है, अब जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो सिंगल सेल में भी होती है, मल्टी सेल में भी होती है. हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन है वो सारे सेल्स के अंदर होती है, राइट. यानी कि बेसिक ऑर्गन जो मेन ऑर्गन है वो कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है इसमें? भाई इसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं. क्या इन्वॉल्व होते हैं? लंग्स. क्योंकि ब्रीदिंग भी तो हो रही है ना साथ में, रेस्पिरेशन से जो बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो किसके थ्रू बाहर जा रहे हैं, लंग्स के थ्रू बाहर जा रहे हैं. लंग्स उसको हेल्प करता है टू एक्सेल आउट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एयर, राइट. तो ये जो रेस्पिरेशन है ये एवरी सेल में होती है टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है? जो खाना हम खा रहे हैं, द न्यूट्रिएंट वी आर टेकिंग, यानी कि जो खाना खाया उससे जो न्यूट्रिएंट मिला. डाइजेशन में आपने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी डाइजेशन हो जाती है. उसके बाद जो जेजुनम इलियम रीजन्स होते हैं इसमें फिर से फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन से सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं. अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ होते हैं? एब्जॉर्ब विलाई के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में. वही न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज C6H12O6 के फॉर्म में सेल्स में जाते हैं. सेल्स उनको क्या करती हैं? ब्रेक डाउन करती हैं. क्या करती हैं? तोड़ती हैं.
किस लिए तोड़ती हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले। एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी को काम करने के लिए एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी नहीं होगी बॉडी के पास तो हमारी बॉडी मेंटेनेंस नहीं कर पाएगी, सांस नहीं ले पाएगी और सरवाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? एनर्जी के लिए हमारे पास होता है ग्लूकोज, आता है खाने से, हम खाना खाते हैं, उससे जो डाइजेस्ट होके न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है बच्चों? ग्लूकोज बनाता है एटीपी। क्या बनाता है ग्लूकोज? ATP. So glucose form ATP for the cell's activity and this process can be of two types. इतना समझ में आया कि खाना आया सेल्स के अंदर, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज को तोड़ा गया, वो ATP बना। ATP is adenosine triphosphate. ATP is adenosine triphosphate. ठीक है, इट इज अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो ये मॉलिक्यूल है, ये एटीपी के मॉलिक्यूल है, इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो अगर कभी आपने ये वर्ड देखा हो, एनर्जी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो आपको उसका आंसर क्या देना है? एटीपी। एटीपी इज योर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, अब इसमें रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होती हैं बच्चों। दो प्रोसेस क्या हो सकती हैं? या तो रेस्पिरेशन तब हो सकता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, विच इज अ वेरी नेसेसरी थिंग, कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो रेस्पायर कैसे करेगी बॉडी, राइट? बट रेस्पिरेशन तब भी होता है जब ऑक्सीजन नहीं होता, यानी कि रेस्पिरेशन कैन ऑल्सो बी डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसी को दो नेम से डिस्क्राइब किया है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे कार्बन डाइऑक्सीजन को हम यूज करके रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। दूसरा है एनरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीजन की क्या होती है? एब्सेंस होती है। विदाउट ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इट इज क्रूशियल फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, सिंगल सेल से कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू। सिंपल वर्ड्स में अगर दो चीजें बताऊं कि रेस्पिरेशन को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, बेसिकली इसमें क्या होता है? पहली चीज होती है गैशियस एक्सचेंज, दूसरी चीज होती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। गैशियस एक्सचेंज कैसे आया? क्या ऑक्सीजन किसके थ्रू आया? ब्रीदिंग के थ्रू। जब ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन हुआ तो बाय प्रोडक्ट्स में क्या निकले? प्रोडक्ट्स में निकले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड समथिंग, वो आगे पढ़ेंगे। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब फिर वापस लंग्स में गया और लंग्स में फिर एक्सहेल आउट नोज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दिया। तो एक्सचेंज हो रहा है गैस का, क्या आ रहा है? ऑक्सीजन, क्या जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड द रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो रही है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अभी आपको उतने अच्छे से क्लियर, अगर आपने कार्बन कंपाउंड्स 10th क्लास का चैप्टर पढ़ लिया है केमिस्ट्री का, तो आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है एक। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू रिलीज दी एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक आपने पढ़ लिया है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन है जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जहां पे एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ही के अंदर ये होती है, यानी कि एनिमल सेल के अंदर भी होगी, प्लांट सेल के अंदर भी होगी। इसके लिए एक रिएक्शन आती है। अगर आप बोर्ड्स में अपेयर होने जा रहे हो, आप 10th क्लास में हो, आप नेक्स्ट आप बोल सकते हो मार्च में यू विल गोना अपीयर फॉर बोर्ड्स। ठीक है, तो बोर्ड्स में क्या मैटर करता है? आंसर राइटिंग। जितना अच्छा आप आंसर लिखोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स तो आएंगे ही। नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ यू प्रिटेंड। एग्जामिनर आपके सामने नहीं है, ही इज जस्ट और शी इज जस्ट चेकिंग योर नोटबुक्स, यानी कि शीट्स जो आप लिख कर आए हो।
तो मैटर करता है आपके पास कितनी नॉलेज है वो नहीं, आपने किस तरीके से अपनी नॉलेज को प्रेजेंट किया है वो मैटर करता है। तो आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, उसके लिए आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन तो सब लिख देते हैं, बट फ्लो चार्ट के फॉर्म्स में लिखना, डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखना, लेबलिंग करनी डायग्राम्स की, और रिएक्शंस ऐड कर देना, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो छोटी सी रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। आप अगर नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो उसके लिए भी, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन है, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सबको याद होता है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको याद है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसमें ऑक्सीजन तो होगा ही, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये तीन चीजें बनती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब आपको पता होना चाहिए C6H12O6 यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्रेक डाउन हो रहा है इसका। ब्रेक डाउन होके इसने 6CO2 बना दिए, 6H2O बना दिए, ATP मॉलिक्यूल्स बन गए। कितने बने आगे डिस्कस करती हूँ मैं। अब आते हैं, दूसरा है बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक आपको पता है जहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रही है। तो पहले बना हमारे पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब देखते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज टूट रहा है तो क्या चीज बन रही है। तो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन देख के समझ में आ रहा होगा कि C6H12O6 का सिंपल ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो हमने वहां पे ऑक्सीजन नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो बनता है एल्कोहल, इसे हम इथेनॉल भी कह देते हैं, इसका नाम इथेनॉल भी है, ठीक है। OH लगा हुआ है विच मीन्स अल्कोहल फैमिली से है, एंड C2 का मतलब इथ, सो इथेनॉल, ठीक है। अब ये आप नेमिंग में पढ़ोगे, इट्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे आप बस इतना याद रख सकते हो कि एनारोबिक में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे एक प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, और उसके बाद CO2 निकलते हैं, दो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस एनर्जी तो निकलती है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव अहेड। दिस इज अ डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी। ये आपके एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। दिस इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम शोइंग ऑल द ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, ब्रीदिंग में हमने ऑर्गन्स पढ़ने हैं, ठीक है, कि ब्रीदिंग में एयर जो है ऑक्सीजन वो किस किस ऑर्गन से पास होती है। तो पहला आ गया नेजल पैसेज। नेजल पैसेज में नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, नेजल कैविटी, नोज हेयर्स, उनके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। वो पहला ऑर्गन है रेस्पिरेशन में जो यूज होता है। उसके बाद आता है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। दिस इज योर फेरिंग्स। फेरिंग्स आपने डाइजेशन में भी पढ़ा है। फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पैसेज है जो माउथ और नेक रीजन के बीच में होता है। एक कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर, ठीक है, खाने को भी रास्ता उसी से मिलता है, उसके बाद जाके वो दोनों फूड पाइप में और विंड पाइप में जाते हैं, ठीक है। अब खाने में फूड पाइप होता था, यहाँ पे विंड पाइप आता है, ठीक है। ट्रेकिया, ट्रेकिया एक चीज से कवर्ड अप होता है फॉर कह सकते हो प्रोटेक्शन के लिए। तो जब भी आप अपने नेक को टच करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ फील होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमारे ट्रेकिया के ऊपर होता है, लाइक दिस, ठीक है। इसको कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये बोन्स का बना नहीं होता, ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ट्रेकिया है, ठीक है, जैसे ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं वैसे ही ट्रेकिया की ब्रांचेस फर्दर डिवाइड है इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। इन दो पार्ट्स को डिवाइड है, प्लूरल में इसको ब्रोंकाई कह देते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर फिर से बहुत सारी ब्रांचेस में ब्रेक डाउन हो गया, डिवाइड हो गया, छोटी छोटी और ब्रांचेस निकल गई, इनको कह दिया हमने ब्रोंकियोल्स। क्या कह दिया बच्चों? ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब जो मेन चीज है लंग्स की वो क्या है? ब्रोंकियोल्स से पहले आपको पता होना चाहिए ये रिब केज है जिसके अंदर लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। दिस इज आवर लंग्स, ठीक है, ये रिब्स हैं, दिस इज योर रिब्स।
ये नीचे जो रेड कलर का मस्कुलर चीज दिख रही है, दिस इज योर डायफ्राम। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, रिलैक्स कब होता है, ब्रीदिंग की प्रोसेस आपको पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। नेजल पैसेज हो गया, हमारे माउथ कैविटी हो गई, फेरिंग्स हो गई, और एक और चीज आती है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, ये विंड पाइप के ऊपर होता है। ये एक मस्कुलर शीट की तरह होती है, मसल की तरह, जो अलाउ करती है एयर को अंदर जाने में, ठीक है। एक फ्लैप बोल सकते हो, मस्कुलर फ्लैप। उसके बाद ट्रेकिया पढ़ लिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज समझ में आ गया, लंग्स हो गया, रिब्स हो गया, डायफ्राम हो गया। अब देखो, जो ये ब्रोंकियोल्स थे ना, छोटे छोटे से ब्रांचेस, इसके एंड में, दिस इज योर ब्रोंकियोल्स, ठीक है। इसके एंड में क्या होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होगे, देख रहे हो ना यहाँ पे आप, अब बलून लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक की तरह, पाउच की तरह, एक छोटा बलून की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इट इज, यानी कि ये एल्विली कह देते हैं, कभी कभी इसको एल्विलर सैक भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है जहां पे हमारी एयर, जो यहाँ से ऑक्सीजन जो आई, वो गई हमारी कहाँ पे, इसमें एल्विली में। इससे हमारे बहुत सारे ब्लड स्ट्रीम्स कनेक्टेड है, इवन सारे ही ब्लड स्ट्रीम्स कनेक्टेड है। तो यहाँ से ऑक्सीजन हमारा कहाँ चला गया, ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से देन इनटू द सेल्स, ठीक है। और वहां पे ऑक्सीजन की मदद से एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई। समझ में आया आपको कि एल्विली कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसी से ब्लड स्ट्रीम ज्वाइंट है। तो यानी कि ऑक्सीजन आएगा तो वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचेगा कैसे, थ्रू एल्विली, ठीक है। ये बलून की तरह होता है, फूलता है, पिचकता है, फूलता है, पिचकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो जब रेस्पिरेशन हो गई कंप्लीट, अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स में क्या निकला, CO2 निकला। CO2 तो बॉडी को चाहिए ही नहीं, वापस देना है, तो वापस देने के लिए भी वो चीजें ब्लड स्ट्रीम से CO2 कहाँ आएगा, एल्विली में, एल्विली से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकाई में, ठीक है। ब्रोंकाई से सीधा ट्रेकिया से होते हुए वापस कहाँ चला जाएगा, नेजल में, कैविटी में, और फिर वहां वो ब्रीदिंग प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू एक्सेल आउट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज आउट कर दिया। समझ में आया, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम।